हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। उससे पहले हम कूलाम का नियम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, कूलाम ने जो नियम दिया था उसको हम सदिश रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 2D कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम, है ना, द्विमीय निर्देशांक सिस्टम ले लेते हैं। कम से कम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए हमारे पास में कम से कम 2 आवेश होना जरूरी है। कम से कम 2 आवेश होना जरूरी है। और दोनों आवेश मैंने कहाँ रख लिए, एक यहाँ Q1 रख लिया और एक यहाँ पे मैंने Q2 आवेश रख लिया। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी, जब भी हम सदिश निरूपण कर रहे हैं तो हर कण की या हर आवेश की स्थिति होना जरूरी है। जब हम सदिश निरूपण कर रहे हैं तो उन आवेशों की स्थिति के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो मैंने इसे कहा कि ये जो Q1 आवेश है ये है इस मूल बिंदु से कौन सी स्थिति पे है, R1 वेक्टर से। और इस Q2 की स्थिति क्या है, इसको हमने बोल दिया R2 वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। Q1 की जो स्थिति है वो हमने ली है R1 वेक्टर और Q2 की स्थिति ली है R2 वेक्टर। स्थिति से एक बार बताता हूँ स्थिति होता क्या है। मान लो ये Q2 आपका रखा हुआ है x2, y2 पर, ठीक है ना, जिसके निर्देशांक है x2, y2, मतलब 2, 3 मान लो, 3, 4 मान लो। तो इसका जो स्थिति सदिश है R2 वेक्टर वो लिखा जाता है x2 कौन सी दिशा में, i कैप दिशा में, y2 कौन सी दिशा में, j कैप दिशा में। स्थिति सदिश इस प्रकार से लिखा जाता है। स्थिति सदिश हमेशा कैसे दिया जाएगा, जो निर्देशांक होते हैं उनको उनकी दिशा के साथ प्लस करके ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया इसके निर्देशांक 2, 3 है, 2, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप। क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके आगे बताते हैं गुण। मैंने ये कह दिया कि इसका स्थिति R1 वेक्टर, इसका स्थिति R2 वेक्टर है। क्लियर है। ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। मैंने कहा कि माना ये भी धनात्मक है और Q1 भी धनात्मक है। Q1 भी Q2 पे बल लगाएगा, Q2 भी Q1 पे बल लगाएगा। ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ। बल की दिशा मैंने पहले वाली वीडियो में बताया, अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको अच्छी तरह से देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि सर दिशा आपने ऐसे ही क्यों दी। हमेशा 2 बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। तो इस बल को मैंने क्या बोला है, दूसरे वाले पे पहले की वजह से बल, तो इसको बोलेंगे F21 वेक्टर। दूसरे वाले आवेश पे पहले वाले आवेश के कारण बल। इधर जो बल लगेगा ये हमारा है क्या, F12 वेक्टर। ये वाला बल क्या हो गया हमारे पास में, F12 वेक्टर, मैंने इसको रख लिया। ठीक है, एक है F21 वेक्टर, एक हो गया F12 वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। F12 वेक्टर कैसे दिया, Q1 पे Q2 की वजह से बल। अब दूसरी बात, सर जब ये वाला बल उस पे लग रहा है, ये वाला बल भी उस पे लग रहा है, बल एक सदिश राशि है और हर सदिश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मालूम, मैंने कहा कि एक सदिश A वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका परिमाण A है और इसकी दिशा मान लो A कैप है। हर सदिश को हमेशा कैसे लिखा जाता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी दर्शाई जाती है, और दिशा हमेशा जनरली इकाई सदिश से ही दी जाती है। तो यहाँ पे A कैप क्या है, A कैप एक ऐसा इकाई सदिश है जो किसकी दिशा को बता रहा है, A वेक्टर, जो हमारा सदिश A है उसकी दिशा को बता रहा है। तो सेम ये हो गया सर F21 वेक्टर, ये बल एक सदिश राशि है, तो परिमाण तो हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन दिशा कैसे पता लगाएं कि ये बल किधर लग रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एकांक सदिश कंसिडर किया, माना है। एकांक सदिश यहाँ पे ले लिया हमने R21 कैप। R21 कैप एक इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, जो किसकी दिशा में है, F21 वेक्टर की दिशा में है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी एक एकांक सदिश मान लिया बेटा, क्या, R12 कैप। यहाँ पे भी एक एकांक सदिश मान लिया R12 कैप, कौन सी बल की दिशा में, F12 वेक्टर की दिशा में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में यहाँ से इधर जाओ, इधर से यहाँ आओ, तो देखो यहाँ पे मैंने अभी इसका सदिश दिया था R1 वेक्टर और इसका सदिश दिया था R2 वेक्टर। इसी तरह से Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो हमारे पास में स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। जैसे 2 से 1 की तरफ आएंगे तो स्थिति क्या आएगा, R12 वेक्टर, और दोनों का ही परिमाण क्या रहेगा,
दोनों का ही परिमाण बराबर है और उसको हम क्या मान लेते हैं, r। क्लियर है यहाँ तक? सर चाहे यहाँ पे Q1 से Q2 की तरफ जाओ, Q2 से Q1 की तरफ जाओ, परिमाण जो डिस्टेंस जो दूरी है वो तो फिक्स रहेगी ना। इसका मतलब तो आप सीधा यहाँ और यहाँ की बीच की जो दूरी है ना वो r कंसिडर कर लो। बस डायग्राम में हमें इतना ही करना है, बाकी सारी कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या माना है वो देखो। माना यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 तो आप पहले से मान चुके हो, A पे माना Q1 है और B पे माना Q2 है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, F12 वेक्टर बेटा क्या है, आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल है। दूसरा F21 वेक्टर क्या है, बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? दो चीज़ें हमने कंसिडर करी है। तीसरे हमारे पास में क्या है, R12 केप क्या है, बल F12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश की दिशा में क्या है, इकाई सदिश है। क्लियर है यहाँ तक भी? दूसरा क्या है, R21 केप, ये क्या है, बल F21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश की दिशा में इकाई सदिश। ये चीज़ें हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली। और क्या क्या हमने कंसिडर करी है देखो, R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर बेटा क्या है, आवेश Q1 का सदिश, आवेश Q1 का स्थिति सदिश है। R2 वेक्टर क्या है, आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी चीज Q1 से Q2 और Q2 से Q1 के बीच की डिस्टेंस में हमने कितने कंसिडर किया, r। दूसरी चीज सर R12 वेक्टर का परिमाण और R21 वेक्टर का परिमाण, ये कितना है, r है। नेक्स्ट चीज अभी भी मैंने कहा है कि R12 केप और R21 केप क्या है, दो इकाई सदिश है। और इकाई सदिशों का परिमाण हमेशा कितना होता है, इकाई सदिशों का परिमाण हमेशा 1 होता है। इकाई सदिशों का परिमाण हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो सर इकाई सदिशों का परिमाण 1 है तो इसका भी परिमाण 1 भी, इसका भी परिमाण 1, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, जब दो सदिश समान परिमाण के होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। इसका मतलब मैं R12 केप और R21 केप के लिए ऐसे लिख सकता हूँ क्या, R12 केप बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है R12 के बराबर माइनस R21 के। ये हम आराम से लिख सकते हैं इस चीज़ को, बिकॉज दोनों जो एकांक सदिश है वो समान परिमाण, एक एक परिमाण के हैं और इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो हम विपरीत सदिश को ऐसे ही लिखते हैं। क्लास 11 में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था, जब दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, उनका परिमाण तो बराबर होता है लेकिन उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया एक सदिश A है और एक सदिश B है, दोनों समान परिमाण के हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं, तो हम इसको लिखेंगे A वेक्टर इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? चलो ये तो हमने जो कंसिडर किया है ना इस डायग्राम में जो था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर के जो वैल्यूज है ना उसको कूलॉम के नियम से ज्ञात करेंगे, है ना। ये जो F12 वेक्टर और F21 वेक्टर है इसको हम कूलॉम के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं और लिखते हैं, फिर चेक करते थे कि ये कूलॉम का नियम कैसे कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके आगे हम क्या करते हैं, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर को ज्ञात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कूलॉम का नियम क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या होता है देखो, F12 वेक्टर इक्वल टू क्या है, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम हमने पढ़ रखा है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है, आप जा रहे हो 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ डिस्टेंस ली ना तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं R12 का स्क्वायर।
इन्हीं के अकॉर्डिंग लेना है, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, तो वो जो आपका पोजीशन वेक्टर लोगे इसके लिए स्थित सदिश, उसको भी हम क्या लेंगे, R12 ही लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया परिमाण, मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया है, इसका मतलब ये तो हो गया परिमाण। अब दिशा अपने को दर्शानी पड़ेगी, और दिशा अभी भी मैंने कही है कि F12 वेक्टर की दिशा किधर है, F12 वेक्टर की दिशा है R12 कैप की दिशा में। तो यहाँ पे अपने लगाया R12 कैप, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला वाला बल आ गया किस पे, Q1 पर Q2 की वजह से। इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, F21 वेक्टर। F21 वेक्टर क्या हो गया बेटा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे दिशा क्या आ गई आपके पास में, इकाई सदिश R21 कैप। ये हो गए हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों बल आ चुके हैं हमारे पास में। अब इन दोनों ही बलों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों बलों को तुलना करने में देखो बेटा क्या आ रहा है। अभी मैंने कहा लेकिन R12 कैप इक्वल टू क्या होता है, माइनस R21 कैप, तथा R12 बराबर क्या है, R21 बराबर R क्या है कि नहीं, R12 जो आपने परिमाण लिया था, या तो वेक्टर लगा के परिमाण लगा दो, ये सीधा डायरेक्ट R12 इक्वल्स टू R21 इक्वल्स टू R लिखो। अरे इधर से इधर की दूरी, इधर से इधर की दूरी बराबर ही तो है। तो इन दोनों समीकरण में आप क्या चेंजेस करोगे, या तो R12 की जगह माइनस R21 कैप रख दो, या फिर R21 की जगह माइनस R12 कैप रख दो। सिंपल सा है समीकरण में, चाहे अगर ये इसके बराबर माइनस में है तो ये भी इसके बराबर माइनस में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 से ले लेता हूँ, क्लियर है, समीकरण 1 में ही वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ये जो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों इकाई सदिश है, परिमाण तो बराबर है लेकिन ये विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे के ऋणात्मक हो गए। तो इसी को देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है इसके अंदर। जैसे हम समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से अपने को क्या मिल रहा है, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर। R12 कैप को क्या रखूँ मैं, माइनस R21 कैप, क्लियर है, माइनस R21 कैप। चलो दूसरी चीज देखो, R12 स्क्वायर, R12 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, R21, तो मैं यहाँ पे R21 भी पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास में F12 वेक्टर इक्वल टू बेटा क्या आ रहा है, माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का स्क्वायर, और ये हो गया R21 कैप। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये हमारे पास में आ गया समीकरण नंबर 3। अब बेटा एक ध्यान रखना एक चीज, समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखो एक बार। सर आपने इस समीकरण 1 को चेंज कर लिया, ये जो वैल्यूज थी इनके हिसाब से। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 जो F21 वेक्टर बल है वो, और जो हमारा F12 वेक्टर बल है, इन दोनों को अगर हम तुलना करते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ पे भी R21 कैप है, यहाँ भी R21 कैप है। इसका मतलब दोनों बल तो परिमाण में बराबर है। ये जो परिमाण है, ये जो परिमाण है बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये माइनस साइन क्या कह रहा है कि ये वाला बल और ये वाला बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में। तो अपने क्या देखा, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हमें क्या पता लगा कि F12 वेक्टर बराबर है F21 वेक्टर के, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यही है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, यही है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गया। सर इसका मतलब कूलाम का सदिश निरूपण क्या कहना चाह रहा है कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे के ऊपर समान परिमाण का लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। इसका मतलब कूलाम का जो नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में उपस्थित होता है। कैसे उपस्थित होता है? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया युग्म के रूप में उपस्थित होता है। जहाँ जहाँ भी कूलाम का नियम है
वहाँ हमें ये पता लग जाएगा कि ये कैसे काम करेगा। दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाएंगे लेकिन विपरीत दिशा में लगाते हैं। ये ऑटोमेटिक अपने को पता लग गया कि कूलॉम का नियम में ये समझ में आ रहा है कि यदि दो बिंदु आवेश है तो ये उस पर यदि 5 न्यूटन का बल लगा रहा है तो वो भी इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप कॉपी में राइट डाउन करते हुए चलो। मैं थोड़ा सा हल्का सा पीछे हट जाता हूँ, ये लो। क्लियर है यहाँ तक सबको? इस टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि कोई डिफ़िकल्टी आई होगी, बिल्कुल सिंपल सा है। जिसने 11th क्लास में अच्छे सदिश पढ़े हैं वो आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर पाएगा। ठीक है ना, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें खाली यही शो करना था हमें कि दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर किस तरह से बल लगाते हैं और उनकी दिशाएं क्या होती है, वो परिमाण में कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को पता लग गई। ठीक है, तो कूलॉम के नियम का जो सदिश निरूपण है इसको हम करते हैं रफ है। चलो ठीक है, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण हमने यहाँ पे क्लियर किया, जिससे हमें ये पता लग गया कि अगर हमारे पास में बहुत सारे आवेश हैं तो कोई भी दो आवेश यदि आपस में एक दूसरे बल लगाते हैं तो वो परिमाण में बराबर होगा और दिशा में विपरीत होगा। अब हम दो आवेश ने लेके बहुत सारे आवेश ले लेते हैं, तो हमारा जो नया टॉपिक है वह है बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल। बल बहुल का मतलब बहुत सारे बलों के मध्य बल, और इसी का दूसरा नाम है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बेटा इसका क्या नाम है? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का मतलब है एक दूसरे के ऊपर लाद देना, सुपर इम्पोज कर देना। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। यहां बोलेंगे फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो अब इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं? यहाँ पे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने एक निकाय बनाया है कुछ इस तरह से, ये तभी समझ में आएगा। ये मैंने कुछ इस तरह से का एक निकाय बना दिया। इस निकाय में मैंने क्या किया, एक बिंदु आवेश यहाँ रख दिया Q0, और जो बहुत सारे बिंदु आवेश है मैंने यहाँ रखा है Q1। यहाँ मान लो मैंने रख दिया यहाँ पे बेटा क्या Q2, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया Q3। इसी तरह से मैंने एक यहाँ रख दिया क्या QN। QN का मतलब बहुत सारे कर लिए मैंने। इस Q1 और Q0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, इसके बीच की जो दूरी है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं R01। इस Q2 और इस Q0 के बीच की जो दूरी है वो हम कर लेते हैं R02। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम बेटा क्या करने कंसिडर कर लेते हैं R03। इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं R0N। क्लियर है? N बिंदु आवेश हमारे पास इस निकाय में उपस्थित है। अब हम क्या देखते हैं, मानो ये सब के सब धनात्मक है, ऐसा कैसे कर लो आप, सारे के सारे आवेश क्या है धनात्मक है। तो Q1 Q0 पे बल लगाएगा, उसकी दिशा किधर होगी बेटा, ये रही, जिसका नाम हो गया F01 वेक्टर। ये Q2 भी इस पे बल लगाएगा, जिसका नाम आपने दे दिया Q02 वेक्टर। ये Q3 भी इस Q0 पे बल लगाएगा, जिसकी दिशा देखो बाहर की तरफ, और ये दे दिया आपने Q03 वेक्टर, और यहाँ पे हमारा Q0 रखा हुआ है। ये N वाला भी इस पे बल लगाएगा, जिसकी दिशा में इधर बाहर की देता हूँ F0N वेक्टर, और इस R03 को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर है? सबसे पहले यही करना है कि कोई भी आपको बिंदु आवेश दिया होगा उसके ऊपर जितने भी बाकी जो बिंदु आवेश है वह कितना कितना बल लगा रहे हैं, कूलॉम के नियम से ज्ञात कर लेंगे, और उनकी दिशा किधर है वो आपको पता है। दिशा हमेशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है, बहुल आवेशों के मध्य जो बल है अध्यारोपण का सिद्धांत है, वो क्या कह रहा है, ये देखो सिंपल सा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर परिणामी बल कितना हुआ। इस पे यदि आपको परिणामी बल निकालना है तो F1 F2 F3 F3 जितने भी बल है उनका आपको सदिश योगफल करना है। मतलब इनके जो परिमाण है ना 2 4 6 8 उनको नहीं जोड़ना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी ऐड होनी चाहिए। किन्हीं भी भौतिक राशियों का जो योगफल ना दो प्रकार से किया जाता है।
भौतिक राशियों का योगफल दो प्रकार से कौन सा होता है, एक तो होता है अदिश योगफल और एक होता है बेटा क्या, सदिश योगफल। ठीक है, एक होता है अदिश योगफल और एक होता है सदिश योगफल। इसका मतलब बल एक सदिश राशि है तो हम योगफल किस प्रकार से करेंगे, सदिश योगफल करेंगे। मतलब इस क्यू नोट के ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं ना, उन सब का हम क्या करने वाले हैं, सदिश योगफल करने वाले हैं। यही है बहुल आवेशों के मध्य बल या बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। मतलब किसी बिंदु आवेशों की निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर जो परिणामी बल है वह अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है, किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु आवेश पर परिणामी लिख दो या कुल लिख दो या नेट लिख दो, है ना, परिणामी बल का मान अलग आवेशों द्वारा उस बिंदु आवेश पर लगाए गए बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक। मैंने यहां पे क्या लिखा है कि किसी बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, निकाय किसे कहते हैं, जिसपे हम स्टडी करते हैं, जिसमें बहुत सारे आवेश पड़े। आप एक कमरा ले लो, उस कमरे में बहुत सारे बिंदु आवेश रख दो और उस जितने भी बिंदु आवेश उनमें से कोई एक बिंदु आवेश चूज कर लो आप। उस बिंदु आवेश पर बाकी जितने भी आवेश है ना, वह कितना बल लगा रहे हैं, उसको यदि आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो जो परिमाण है ना, कूलाम के नियम से याद कर लो, k q1 q2 अपॉन r² जो भी है। दिशा आपको है ना या तो ज्योमेट्री से देनी पड़ेगी या फिर आप जैसे ही बल निकालोगे तो बल की दिशा या तो दोनों आवेशों को मिलाने वाले जो आपकी सर रेखा है उसके या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ होएगी। तो दिशा हम क्या लेंगे, आई के प्लस जे के एक्स्ट्रा जो भी आती है उसकी तरह हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक पता लगे कि जब भी हम इस बिंदु आवेश क्यू नोट पर परिणामी बल निकालेंगे तो इन सभी बलों का जो परिमाण है 2 3 4 उनको ऐड नहीं करेंगे, दिशा भी साथ में ऐड करनी है। मतलब आई जे के जो भी है आपके पास इकाई सदिश वो भी यहाँ साथ में रहेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट, अब इसको हम फॉर्मूला बेसिस में लिखे तो क्या हो गया, मैंने बोला कि क्यू नोट पे जो परिणामी बल लग रहा है उसको मैंने बोल दिया एफ नोट, है ना। इस क्यू नोट पे जो परिणामी बल लग रहा है वो किस किस से मिलके बना है, पहले वाले आवेश के कारण बल, दूसरे वाले आवेश के कारण बल, तीसरे वाले आवेश के कारण बल प्लस nवें आवेश के कारण बल। ये तो मैंने बोला है यहाँ पे देखो, जितने भी बिंदु आवेश है उनके कारण उस क्यू नोट पे परिणामी बल क्या आया है, सभी बलों का सदिश योगफल। देख लो मैंने यहाँ पे सदिश योगफल लिखा है, सभी बलों का सदिश योगफल, जितने भी उस पर बल लग रहे थे ऊपर सदिश लगाया, डायरेक्ट परिमाण नहीं जोड़ा मैंने। अगर डायरेक्ट परिणाम जोड़ेंगे इसका मतलब बल सदिश राशि नहीं है तो फिर ये गलत हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये तो है कथन, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ये न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का इतना ज़्यादा पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। क्लियर है। अब इनकी जो वैल्यूज है ना वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं। देखिए एक जनरल फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास में। तो जैसे हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला निकालने की बात करते हैं तो F01, F02 और F03 की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या देखा है, F0 वेक्टर इक्वल्स टू F01 वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, F01 वेक्टर। तो सबसे पहले परिमाण क्या आ गया, K Q0 Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है R01 का स्क्वायर, और कौन सी दिशा में काम कर रहा है,
आर नोट वन केप। आप इधर इकाई सदिश ले लो सर, आर नोट वन केप क्या है, बल एफ नोट वन की दिशा में इकाई सदिश है। मैंने कहा था इकाई सदिश तो दर्शाना ही पड़ेगा, तो इकाई सदिश आपको कैसे लेना है, जैसे यहाँ आर नोट वन है तो यहाँ पे आर नोट वन केप लगा दो बस। इकाई सदिश को हमेशा उस सदिश के ऊपर केप लगा के दर्शाया जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया आर नोट केप। दूसरा बल क्या हो जाएगा, के क्यू नोट पे लगाएगा कौन, Q2। डिस्टेंस कितनी है, आर नोट का स्क्वायर, और इस बल की हम दिशा देते हैं आर नोट टू केप, आर नोट टू केप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह से तीसरा होते होते एन तक पहुँच गए, तो एन में हमारे पास में बल क्या हो गया, के क्यू नोट पे लगाएगा कौन, एन वो आवेश। दूरी कितनी रहेगी, आर नोट एन का स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन क्या दे दिया आपने, आर नोट एन केप। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एफ नोट वेक्टर इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें सर, एक तो के कॉमन आ रहा है, एक क्यू नोट कॉमन आ रहा है। बचा यहाँ पे क्या, Q1 डिवाइडेड बाई आर नोट वन का स्क्वायर, और ये हो गया आर नोट वन केप, प्लस यहाँ पे क्या बचा, Q2 डिवाइडेड बाई आर नोट टू का स्क्वायर, और ये आ गया आर नोट टू केप, प्लस डॉट 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 करते हैं हम एन पे पहुंचे तो क्या बचा हमारे पास में, Qn डिवाइडेड बाई आर नोट एन का स्क्वायर, और ये आ गया आर नोट एन केप। ये लो, बस मैंने केवल कॉमन लिया है क्या, के क्यू नोट, और बाकी एज इट ऐसे कैसे लिखा है मैंने। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला सा बन गया यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, देखो गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6 7, तो मैथमेटिक्स में होता है इसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिसको हम बोलते हैं समेसन। ये सम करना, और बिल्कुल समेसन करेंगे क्योंकि सभी अलग अलग वैल्यू है, विविध रूप में टुकड़ों में है, तो टुकड़ों में हम सबको जोड़ सकते हैं। कहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया हमने, i बराबर 1 से n तक जोड़ना स्टार्ट किया, 1 से लेके n तक वैल्यूज, तो 1 से लेके n तक तो मैंने यहाँ लगा दिया QI, यहाँ नोट तो सब जगह फिक्स है, नोट 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 ऐसे रहेगा, 1 2 3 तो यहाँ पे भी लगा दिया i स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया आर नोट i का केप, क्योंकि यहाँ पे भी नोट 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 फिक्स है। गिनती कौन चल रही है, 1 2 3, ये बदल रही है, जो बदल रही है वहाँ वहाँ i लगाना है अपने को। और ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब ये समेसन क्या कहता है, ये कहता है आप वैल्यू बढ़ाते जाओ और प्लस लगाते जाओ। जैसे मैंने सबसे पहले i इक्वल टू 1 पुट किया तो क्या आया, Q1 बटे आर नोट वन का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, आर नोट वन का केप, फिर प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा, Q2 बटे आर नोट टू का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, आर नोट टू केप आ गया, फिर प्लस लगाएंगे, तो ये पूरी सीरीज वापस मिल जाएंगे अपने को। ठीक है यहाँ तक। तो बलों के जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत सर बहुत ज़्यादा टफ है। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसमें क्या करना है, बहुत सारे बिंदु आवेश दिए हुए रहेंगे अपने को, किसी एक बिंदु आवेश पे वो क्या पूछेगा, किसी एक बिंदु आवेश पे वो दूसरे बिंदु आवेश के कारण परिणामी बल पूछता है, किसी अन्य बिंदु आवेश के कारण क्या पूछता है, परिणामी बल पूछता है। तो हमें क्या करना है, उस बिंदु आवेश पर जितने भी बाकी अलग बिंदु आवेश है उनके कारण परिणामी बल निकाल लेना है। परिणामी बल क्या मतलब, जो भी कूलाम के नियम से वो बल निकाल लेने हैं, और उन सभी बलों का सदिश योगफल करना है, अदिश योगफल नहीं करना, दिशा समेत उनको ऐड करना है। इसी को बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे बेस थोड़ा बहुत हल्का सा नोट में जो पॉइंट्स है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम ध्यान रखेंगे तभी न्यूमेरिकल्स होंगे। और जो अगला वाला पोर्शन रहेगा या अगला वाला वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें ही हम इसके जो क्वेश्चन है ना उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इतने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है किसके, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर राइट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, चलो ठीक। अब हम बात करते हैं बलों के अध्यारोपण पे सिद्धांत पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है वो देखो नोट में। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, बल एक सदिश राशि है, ये तो ऑटोमेटिक अपने को पता लग गया। पहली कंडीशन क्या करनी है अपने को, जैसे कि मान लो हमारे पास में एक बिंदु आवेश पे बहुत सारे बल आ गए, तो सबसे पहले जो दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है सीधा परिमाण के तरह से निकालो, समांतर चतुर्भुज का सदिशों के योगफल के समांतर चतुर्भुज का नियम आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। एक तरीका तो होता है वो।
दूसरा तरीका होता है किसी भी सदिश को दो लंबवत घटकों में तोड़ना, किसी भी सदिश को दो लंबवत घटकों में तोड़ना। तो सबसे पहला वाला जो मेथड है वो मैं ले रहा हूं यहाँ पे घटकों में तोड़ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण बिंदु आवेशों के निकाय के कारण किसी एक बिंदु आवेश, किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाले सभी बल, जैसे F1, F2, F3 डॉट Fn, कूलाम के नियम की सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कूलाम के नियम की सहायता से उस बिंदु आवेश पे जितने बल लग रहे हैं ना, F1, F2, F3, उनका परिमाण कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेंगे। चलो, सबसे पहले अपन ने ये काम कर लिया सर, कूलाम के नियम से आपने ज्ञात कर लिया। अब ये जितने भी बल है ना, इन सब के एक्स घटक और वाई घटक अपने को निकालने हैं। फिर सभी बलों के दो परस्पर लंबवत घटक, ठीक है ना, फिर सभी बलों को दो परस्पर लंबवत घटकों में विभाजित करते हैं, अब विभाजित जो किया है ना, एक्स एक्स के अनुदिश आपने विभाजित किया तो उनके घटक क्या है, तो मैंने बोल दिया एक्स एक्स के अनुदिश उनके घटक क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स के अनुदिश घटक। जैसे कि मैंने कह दिया यहाँ पे एक्स एक्स के अनुदिश घटक, पहला वाला जो F1 है, मान लो यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है, ये रहा F1, मान लो ऐसे लग रहा है, तो इसका एक्स एक्स के अनुदिश घटक मैं इसको मान लेता हूँ सर ये F1x है, और y दिशा में घटक इसका क्या है, F1y है। इस तरह से सभी बलों को क्या करना है, उनके जो परस्पर दो लंबवत घटक हैं उनमें विभाजित करना है। तो एक्स एक्स के अनुदिश घटक मैंने क्या मान लिए, F1x, F2x, F3x डॉट Fnx, ठीक है ना। सभी बलों के एक्स अनुदिश घटक क्या मिल गए, ये हो गए। y एक्स के अनुदिश घटक क्या आ गए, सभी बलों के y अक्ष के अनुदिश घटक हमारे पास में क्या आ रहे हैं, F1y, F2y, F3y डॉट Fny। क्लियर है, ये हमने काम कर लिया। सबसे पहले सभी बल कूलाम के नियम से ज्ञात कर लिए, उसके बाद में उन सभी बलों को हम क्या करेंगे, दो परस्पर लंबवत घटकों में विभाजित करेंगे। काम कर लिया हमने, एक्स दिशा में और वाई दिशा में विभाजित कर लिया। अब एक्स दिशा में जितने भी बल है उन सब का हम क्या करना है, जोड़ना है, और वाई दिशा में जितने भी बल है ना उन सबको भी हमें जोड़ना है। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया, तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, अब एक्स एक्स के अनुदिश हमें क्या करना है, समेशन एफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, क्या याद करते हैं, एक्स के अनुदिश समेशन एफ एक्स क्या है, और वाई एक्स के अनुदिश समेशन एफ वाई हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब ये कैसे ज्ञात किया सर, एफ एक्स एफ वाई कैसे ज्ञात किया, अभी मैंने कहा ना कि मान लो एक बल ये था और एक बल मान लो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट पे जो है ये हमारा पास में x हो गया, ये ऊपर y हो गया, ये माइनस y हो गया और ये माइनस x हो गया। इस बल का ये वाला घटक तो आ गया मान लो F1x और इधर आ गया F1y, ये मान लो F1 था। एक बच्चा बोला सर एक बल इधर भी लग रहा है, जिसको किसी बच्चे ने बोल दिया कि F2 है। F2 का देखो x दिशा में घटक क्या हो जाएगा, F2x और इधर कितना हो जाएगा, F2y हो जाएगा।
अब जोड़ना कैसे, देखो अगर दोनों x दिशा वाले दोनों घटक अगर एक ही दिशा में है तो डायरेक्ट जोड़ दो। यदि ये इधर होता तो f1x में से किसको घटाते, f2x को घटाते। तो x दिशा में जितने भी घटक उनको जोड़ने का तरीका क्या हो गया सर, अगर x के अंदर सारे घटक है तो उनको ऐड कर दो, और यदि कोई एक दो इधर है तो उनको घटा देना। तो इस तरह से करके हमें क्या करना है, समेशन fx ज्ञात करना है। x के अंदर जितने भी घटक है उनको जोड़ना है, और y के अंदर जितने भी घटक उनको जोड़ना है। अब जैसे मैं कहूँ कि y के अंदर घटक जोड़ना है तो हम क्या करेंगे सर, f2y माइनस f1y, जुड़ गया ना। माइनस क्यों लगा भाई, ये प्लस y दिशा में है, ये माइनस y दिशा में है, तो हम ये से थोड़ा ना जोड़ेंगे f1y प्लस f2y। सर ये तो प्लस में है तो f2y, ये माइनस y दिशा में है तो माइनस f1y करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। सर आपने x दिशा के अंदर से परिणामी निकाल लिया और y x दिशा के अंदर से परिणामी निकाल लिया। मैंने कहा कि x दिशा के अंदर टोटल जोड़ के इधर कुछ ना कुछ आ गया, और y दिशा में भी इन दोनों का रिजल्ट, मैंने कहा कि ये बड़ा है तो बड़े में से जब छोटे को उठाते हैं तो हमेशा परिणामी बड़े की दिशा में मिलता है। तो अब हमारे पास में केवल दो ही परिणामी बचे, एक तो बचा fx और एक बचा है समेशन fy, और दोनों क्या है, परस्पर लंबवत है। जब भी दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं। अब चौथा कोण ऑटोमेटिक पता लग गया, अतः है परिणामी बल क्या हो जाएगा, अतः है परिणामी बल, ये अपने पास में हो गया F0 इक्वल्स टू रूट x दिशा में जितने भी आपने बल जोड़े थे उनका स्क्वायर प्लस y दिशा में जो उन सबका जोड़ का जो परिणाम में आया था Fy का होल स्क्वायर। ये लो सिंपल सा तरीका हो गया सर, परिणामी बल इस तरह निकालते। ये तो है घटक विधि का तरीका। दूसरा क्या हुआ, अब आपके पास में दूसरा पॉइंट, जो हमारे पास में परिणामी बल आया है उसने x दिशा के साथ कितना कोण बनाया। तो उस परिणामी की x दिशा के साथ, परिणामी की x दिशा के साथ दिशा, x अक्ष के साथ दिशा, या x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण, जिसको हम परिणामी की दिशाएं बोलते हैं ना, बनाया गया कोण। क्लियर, यहां तक मैं क्या बोल रहा हूं, परिणामी की x अक्ष दिशा के साथ बनाया गया कोण, या परिणामी द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। मतलब सिंपल सा, सर आपने जैसे लिया तो एक परिणाम आ गया, परिणामी मान लो किसी बच्चे ने बोला सर परिणामी इधर आया है, तो इस परिणामी ने मान लो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाया है। इधर आपका टोटल परिणामी y था, इधर टोटल परिणामी आपका समेशन fx था। तो अब हम क्या देखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बड़ा ध्यान रखना, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। इस Fy को ऐसे कैसे उठा के मैं ऐसे ले गया तो एक त्रिभुज बना, नहीं बना, ये त्रिभुज बन गया। तो सर हमें केवल क्या दिया हुआ है, एक तो आधार दिया हुआ है समेशन fx, एक लंब दिया हुआ है समेशन fy। तो हम तो थीटा तो टेन थीटा से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक पता लग गया कि टेन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, टेन थीटा इक्वल टू आ रहा है समेशन fy बटे समेशन fx। तो दिशा कोण कितना हो गया, कोण हो गया थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स कौन सा वाला घटक, y वाले घटक में किसका भाग देना है, x वाला जो आया था घटक उसका अपने को भाग देना है, जो परिणाम में आया था x दिशा में और y दिशा में। मतलब y दिशा में जो टोटल परिणाम में आया था सबको जोड़ने, सभी घटकों को जोड़ने, उसमें किसका भाग देना है, x दिशा में जो टोटल जोड़ के जो परिणाम में आया था उसका भाग देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके पास में परिणामी सदिश आया है उसने x के साथ कितना कोण बनाया वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, है ना, इस टॉपिक को एक न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत को घटक विधि से कैसे करते हैं। और एक सीधा तरीका है ना, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सीधा तरीका क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो है थोड़ा सा लंबा मेथड जिसमें हमें घटक विधि वगैरह घटकों का ध्यान रखना पड़ता है, घटक ब्रेक करने पड़ते हैं। जिसने 11th में सदिशों का वियोजन पढ़ा है वो बच्चा तो इजीली इसको इक्वेशन को कर लेगा आराम से। चलो ठीक है, मैं इस पे बेस्ड ना एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, घटक विधि पर आधारित प्रश्न हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे बेटा क्या देखो, मैंने कहा है यहाँ पे एक ये वर्ग है, ठीक है ना, ये क्या है, वर्ग है, जिसके चारों शीर्षों पर 4 बिंदु आए, सब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। और वर्ग की जो भुजा है ना वो ए ए ए और ए है। ठीक है,
अब क्या बोला गया है कि इन चारों आवेशों में से किसी एक आवेश पर परिणामी बल निकालना है आपको, जो आपकी मर्जी है ना वो आवेश ले लो आप। मैं यहाँ पे शीट्स भी देता हूँ, ए बी सी और डी, ये मैं 4 शीट्स ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ये पता लग गया है कि इस मैं बी वाला आवेश ले लेता हूँ ना, ये बी वाला, इस बी वाले पे एक तो ये वाला आवेश बल लगाएगा, ये वाला भी लगाएगा, एक ये वाला भी लगाएगा। इसका मतलब किसी भी एक आवेश को अगर हम चूज करते हैं तो उस पर 3 बल काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 3 बल। तो चलो हम वही देखते हैं। सबसे पहले कूलाम के नियम से हम देखेंगे कि कौन किधर क्या बल लगा रहा है। ये प्लस वाले इस प्लस वाले को बेटा क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। इसको आप नेम दे दो एफ बी ए। बी वाले आवेश पे ए वाले आवेश के कारण बल, सही है ना। और इसका परिमाण हमारे पास में क्या आया कि Q1 इंटू Q2 क्या हो गया बेटा? Q स्क्वायर। और दूरी कितनी है? ए तो ए का क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, है ना। ये यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर है, इसको 9 मत समझ लेना, ये ए स्क्वायर आ गया। चलो ठीक है, इसने इस पे बल लगा दिया। ये वाला भी इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान रखना, ये वाला इसको, डायरेक्शन में गलती होती है बच्चों के साथ। ये वाला इसको, जिस पे हम बल निकालते हैं ना, उसको देखते हैं कि वो ये जो दूसरा वाला आवेश है वो इस वाले आवेश को खींचेगा या प्रतिकर्षित करेगा, उसी के हिसाब से हमेशा दिशा देनी है अपने को। तो ये प्लस वाला आवेश इस प्लस वाले आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो दिशा इधर आ गई। ये बल क्या हो जाएगा? बी पर किसकी वजह से? सी की वजह से। क्या आया? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी सेम है, के Q1 Q2, दूरी कितनी? ए स्क्वायर। तीसरा बल देखो बेटा, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा यहाँ पे, ये वाला आवेश इस वाले आवेश पे बल लगाएगा कुछ इस तरह से, और ये भी धनात्मक है वो भी धनात्मक है, इसलिए बल की दिशा किधर हो गई? बाहर की तरफ। इसको हम नेम देते हैं बी डी। और एफ बी डी क्या आ जाएगा? के Q1 इंटू Q2 क्या हो गया बेटा? Q स्क्वायर। अब बात करते हैं, इसको ए मत लिख देना, ये वर्ग का क्या है? विकर्ण है, ये वर्ग का विकर्ण है। और जो वर्ग का विकर्ण होता है ना, वह है भुजा का रूट 2 गुना होता है। वर्ग की जो भुजा होती है उसका रूट 2 गुना होता है। पाइथागोरस प्रमेय से निकालो ना सीधा ही। सर यहाँ पे ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये 9 डिग्री कोण है, तो हमेशा कर्ण कैसे निकालते हैं एक समकोण त्रिभुज में? सर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मेरे पास में क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे रूट लगाया तो कितना आ गया? 2a स्क्वायर, तो ये आ गया रूट 2a, ठीक है ना। तो हमेशा डायरेक्ट याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण है वह भुजा का रूट 2 गुना होता है। तो दूरी कितनी हो गई? रूट 2a का स्क्वायर, रूट 2a का स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ रही है? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। तीनों बल निकालिए। सबसे पहले मैंने ये सीखा है, यही करना है अपने को। अब बात करते हैं घटकों में तोड़ना। सर इसको घटक में तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये खुद ही एक्स अक्ष में पहले से है। अरे जब कोई बल एक्स दिशा में है तो उसका क्या घटक तोड़ोगे? सर वो खुद ऑलरेडी पहले से एक्स दिशा में है। ये भी खुद पहले से ही वाई दिशा में, इसके भी अपने घटक नहीं तोड़ने। घटक तोड़ने इसके, इसको 2 बराबर भागों में तोड़ना है, 2 लंबवत घटकों में तोड़ना है, एक्स एक्स और वाई एक्स में। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? थीटा। जब तक कोण पता नहीं होगा तब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको रिजोल्व नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो वर्ग का विकर्ण है वह आपका जो शीर्ष है उसको 45 डिग्री पे क्या करता है? आपका अर्ध समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये वाला एंगल भी 45 और नीचे वाला जो कोण है ना वो भी 45, क्योंकि ये आपका हो गया 45 और ये भी हो गया 45। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको कोई से में से एक कोण ले लेना है, या तो ये 45 ले लो या ये 45 ले लो, है ना। दोनों लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को ट्रिक पता है, किसी भी सदिश का थीटा के साथ जो घटक होता है, थीटा के साथ जो घटक, देखो लंबवत घटक कैसे तोड़ते हैं? ये सदिश है, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 लंबवत घटक, इनके बीच में से परिणामी निकलता है। तो 2 लंबवत घटक देखो सदिश ऐसे हैं, तो उसे एक घटक इधर आएगा, एक घटक नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला घटक तो हो गया इस एफ बी डी का क्या? कोस घटक, एफ बी डी कोस 45 डिग्री, एक घटक ये हो गया। एफ बी डी का कौन सा? थीटा के बाद में जो दूसरा घटक होता है वो क्या हो गया आपका? एफ बी डी साइन 45 डिग्री। ये लो 2 घटक हो गए, ठीक है। इसका ये वाला घटक हो गया एफ डी कोस 45 डिग्री और इसका ये वाला घटक हो गया एफ बी डी साइन 45 डिग्री। मतलब इस बल का काम खत्म हो गया।
इसका काम खत्म हो गया, अब इसका कोई काम नहीं बचा, इसको आपने दो पार्ट तोड़ दिया। अब देखो एक्स के अनुदिश टोटल बल कितना आ रहा है, तो मैंने भी कहा था ना समेशन ऑफ एफ एक्स कैसे निकालते हैं सर, इन दोनों को ऐड कर लो तो क्या आ रहा है कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कोस 45, एफ बी डी ये रहा, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, इसको 1/√2 से गुणा करना है बस, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू 1/√2, बस सिंपल सा हो गया। ये वाला बल प्लस ये वाला बल समेशन एफ एक्स आ गया। अगर इसको सोल्व करना था तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ बच रहा है 1 और यहाँ क्या बच रहा है बेटा, यहाँ बच रहा है 1/2√2, ये आ गया समेशन एफ एक्स। इसी टाइप से मुझे क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ वाई भी कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ एफ वाई भी कैलकुलेट करना है। वाई वाई दिशा में देखो कौन कौन से बल बताओ, देखिए वाई दिशा में सिर्फ एक ये रहा और वो भी किधर की तरफ, नीचे की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों एक दिशा में है। तो एक तो आ गया आपके पास में क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कितना था, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, उसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। तो फिर हमारे पास में क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आपने क्या कर दिया √2 कर दिया, मल्टीप्लाई में 1/√2 करेंगे, √2 नीचे जाएगा। इसको भी देखो कॉमन लेने की कोशिश करें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 1 प्लस डिवाइडेड बाई 2√2, ये आ गया क्या, समेशन ऑफ एफ वाई। ये लो हमारे पास में समेशन ऑफ एफ वाई भी आ गया। सर समेशन ऑफ एफ एक्स को इक्वेशन 1 दे दो और समेशन ऑफ एफ वाई को इक्वेशन नंबर 2 दे दो। मुझे एक चीज़ बताओ, इधर मिला के एक परिणामी बल मिल गया, इधर भी मिला के एक परिणामी बल मिल गया, मतलब एक बल इधर है एक बल इधर है, इसको एक बल मान लो और इनको मिला के एक बल मान लो। मतलब अब हमारे पास में क्या बचा सर, दो बल बच रहे हैं, दोनों ही परस्पर क्या है लंबवत है। अरे जब आपके पास में दो सदिश दिए हो और परस्पर लंबवत दिए हो तो उनका परिणाम आपने निकालना सीखा आराम से अच्छी तरह से 11वीं में। कैसे निकालते हैं, अंडर रूट पहले वाले सदिश के परिमाण का स्क्वायर और दूसरे वाले सदिश के परिमाण का स्क्वायर। मतलब मेरे पास में सिंपल सा अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं इसको मिटा के, ये डायग्राम में जो नीचे है इसको मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं परिणामी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं परिणाम लिख रहा हूँ। इसका मतलब एफ नोट इक्वल टू क्या है, ये नोट लिख दो या एफ भी लिख दो, वो क्या आ रहा है अंडर रूट एफ एक्स समेशन जो एफ एक्स था उसका स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में अब दो ही बल बचे, बस स्क्वायर करना उसका ऐड करना और उसका रूट लेना है। तो एफ नोट इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो यहाँ पे स्क्वायर करो, यहाँ पे एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2, इसका स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है ना, फिर प्लस साइन लगाया, सेम ऐसे कैसे उधर आ रहा है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ आ रहा है 1 प्लस 1 अपॉन 2√2 और इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, ये लो इसका भी हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। एज इट ऐसा कैसे दिया हुआ था, अब बस कॉमन लेना आना चाहिए सर। अब वैल्यू कैसे बाहर निकालते हैं, तो एक चीज़ देखना, इस वाले पद और इस वाले पद में भी क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन है। अरे गुणा करें, आपका जब गुणा में कोई चीज़ें होती है तो इसका स्क्वायर अलग कर सकते हो, इसका स्क्वायर अलग कर सकते हो, इसका भी स्क्वायर रहेगा इसका भी स्क्वायर, मतलब इधर का स्क्वायर कॉमन है। जैसे वो रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या वैल्यू बाहर आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो मैं डायग्राम को एक बार मिटाता हूँ, अपने सॉल्यूशन तो यहाँ पे कर ही लिया। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पे, इधर से मैं यहाँ ले गया तो क्या आ रहा है मेरे पास में बेटा, यहाँ पे आ रहा है एफ नोट इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, रूट से बाहर आ गया। आपको बचा यूनिवर्सल स्क्वायर, बेटा इधर इसका भी स्क्वायर करोगे इसका भी स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो आपका स्क्वायर हट जाता है, केवल अंदर क्या बचा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे कैसे अंदर लिख लिया, क्या 1 प्लस 1 2√2 का स्क्वायर प्लस सेम टू सेम क्या है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, ये सेम है तो ये डबल हो गया, तो हमारे पास में एफ नोट इक्वल टू क्या आ गया, के
क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और आपने रूट के अंदर क्या डाल लिया सर, ये डबल हो गया और ये आ गया 1 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अरे x प्लस एक्स तो 2x हो गया ना। चलो ठीक है, अब आगे क्या करें सर, 2 तो रूट से बाहर आ नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, ये तो रूट से बाहर आ सकता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आया, एफ नोट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जैसे इसको कैंसिल करेंगे तो सर √2 तो अंडर जाएगा, और बाहर क्या आ गया हमारे पास, तो √2 को मैं यहाँ लगा देता हूँ, और बाहर जो है हमारे पास में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया 2√2। और अगर सोल्व करना चाहे तो 2 जो √2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। तो एफ नोट इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर तो आ गया √2 को इधर जैसे मल्टीप्लाई √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1/2। बस यही हमारा सॉल्यूशन है फाइनल। और कितना सिंपल सा और कितना अच्छा क्वेश्चन लिया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो था घटक विधि से, देखो मैंने घटक विधि से निकाला है। अब आता है परिमाण विधि, जिसकी सीधी ट्रिक भी थी, जो सीधी ट्रिक है ना ऑटोमेटिक माइंड में घूम रही। देखो बेटा मैं यही बता देता हूँ, ऐसे ही सर हमारे पास में 3 बल थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था। मान लो ये हमारे पास में 3 बल थे, ऊपर शायद दिख नहीं रहा, एक बार दोबारा से मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास में एक बल इधर था, एक बल इधर था, एक बल इधर था। इसकी वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर थी, इसकी वैल्यू भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर थी। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा जो परिमाण वाला जो तरीका है, आप क्या करो, सबसे पहले 2 ऐसे बल देखो जो एक ही दिशा में, उनको जोड़ लो। 2 ऐसे बल देखो जो विपरीत दिशा में, घटा लो। 2 ऐसे बल देखो जो परस्पर लंबवत है, तो मुझे ऑटोमेटिक पता लग रहा है सर एफ और एफ क्या है, परस्पर लंबवत है। अरे तो इनका परिणामी क्या आएगा, जब भी 2 बल समान परिमाण के होते हैं और परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, एक वाले बल का √2 गुना होता है। और इधर वाला बल अपने पास में क्या था, इधर वाला बल था के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, और साथ में था 1/√2। यही आया था, के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी 1/√2 नहीं था, यहाँ पे ओनली यही वैल्यू थी। ये इन दोनों का परिणाम आ गया ये, और जो अकेला बल लग रहा था इधर वाले आवेश ने जो लगाया था उसकी वैल्यू है। अब 2 बल एक ही दिशा में आ गए, आप खुद देख लो, 2 बल एक ही दिशा में आ गए, तो इनको जोड़ लो। और जैसे हम यहाँ पे जोड़ते हैं एफ की वैल्यू पुट करके, आंसर वापस ये आएगा। तो ये तो है लंबा प्रोसेस, और ये वाला है बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, जिसमें सर हम ऐसे 2 बलों को देखेंगे तो सेम दिशा में है, समान दिशा में कोई सा भी नहीं है, विपरीत दिशा में कोई सा भी नहीं है, लेकिन भाई परस्पर लंबवत तो थे। तो लंबवत से पहले इनका परिणामी निकाला, इनका परिणामी फिक्स है 45 डिग्री पे आएगा, क्योंकि ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो दोनों का बराबर योगदान हुआ। तो इन दोनों का परिणामी इसी बल की दिशा में आ गया, और दोनों ये एक ही दिशा में हो गए, तो टोटल परिणामी बल क्या हुआ, इन दोनों का योगफल। और जैसे इन दोनों का योगफल करेंगे आंसर यही मिलेगा अपने को वापस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है अपने एनसीईआरटी बुक के, या जो भी क्रिटिकल टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा तरीका ये भी देखेंगे सर इस पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला याद ही नहीं रह पाते, सर 90 डिग्री होता तो फॉर्मूला कैसे होगा, सर अगर दोनों के बीच 60 डिग्री का कोण हो तब हम परिणामी कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं जो 2-3 फॉर्मूले हैं ना वो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवा दूँ, वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। वैसे देखिए कि फॉर्मूला याद रखना है, जब कोई 2 सदिश जिनके परिमाण a और b दिए हुए हैं और उनके बीच में कोण थीटा है, तो उनका परिणाम हमेशा कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्लास 11th में आता था सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज का नियम, सदिशों के योगफल का समांतर चतुर्भुज का नियम। उससे ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाता है अगर हम परिमाण वाला मेथड लगाएंगे तो। यदि आप घटकों वाला लगाते हो तो फिर ये लंबा प्रोसेस जाता है, ये भी अच्छा ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्लास को करते हैं हम फिनिश।